आज की कहानी है लाचार बूढ़ी माँ का फैसला। बेटा, कई दिनों से मेरा चश्मा टूटा हुआ है। आज जरा तू शाम को ऑफिस से आते वक्त ठीक करवा लाना। ओफो माँ, तुम भी ना, बस 1000 बार कहा है तुमसे ऑफिस जाते वक्त टोका टाकी मत किया करो, पर तुम तो कुछ समझते ही नहीं हो। सारा मूड खराब करके रख दिया। विनोद ने अपनी 70 वर्षीय माँ बिमला जी से कहा तो वह बेचारी लाचार बेबस माँ अपनी आंखों में आए आंसुओं को छुपाने की कोशिश करती अपने कमरे में चली गई। विनोद एक बहुत ही बड़ा उद्योगपति है, लेकिन शायद दिल का छोटा है। उसका कपड़ा मिल मानो आजकल सोना उगल रही है। 10 कमरों की 3 मंजिल बंगले में बस उसकी पत्नी आरती, उसके 2 बच्चे और उसकी एक विधवा माँ रहती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बड़े घरों में रहने वालों के दिल बहुत छोटे हैं, और बस ऐसा ही कुछ हाल था विनोद और उसकी पत्नी आरती का। इतने बड़े बंगले में उसकी माँ में हिस्से में आया था तो बस एक छोटा सा कमरा। विनोद की माँ बिमला जी, उन्होंने विनोद को बचपन में बहुत ही कष्टों से पाल पोस कर बड़ा किया था। आज उनका उसी विनोद के घर में बुरा हाल था। विनोद के पिता जब विनोद सिर्फ 5 साल का था तभी उसको अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। बिमला जी ने दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा, कपड़ा, बर्तन आदि का काम करके और दूसरों के कपड़े सिलाई करते हुए बहुत तकलीफ़ों से विनोद को पाला पोस कर बड़ा किया था। उसको अच्छी शिक्षा दिलाई, एक काबिल इंसान बनाया और उसे इस लायक बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। विनोद के पिता ने इस संसार से जाने के बाद सभी ने बिमला जी दूसरा विवाह करने के लिए कहा, पर विनोद का ख्याल करके वह हमेशा इनकार कर दिया करती। कभी कोई कहता, अरे विनोद की माँ, तू सारा दिन इतना काम करती रहती है, कभी तो अपने बारे में कुछ सोच। इस पर वह तपाक से बड़े गर्व के साथ उत्तर देती, अरे बस कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर देखना बड़ा होकर मेरा बेटा मुझे रानी बना कर रखेगा। उस बेचारी को क्या पता कि उसका ये ख्याल बस ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। जैसे जैसे विनोद बड़ा होता गया, तरक्की के नए नए सोपान चढ़ता गया। अब उसका बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना हो गया। उन लोगों की सोहबत में उसने पीना पिलाना भी शुरू कर दिया। अगर माँ कभी टोकती तो माँ तुम कुछ नहीं समझती कहकर झिड़क कर चल देता। अब उसे अपने इन रईस उद्योगपति मित्रों में माँ को मिलवाने में शर्म महसूस होने लगी। एक दिन घर पर विनोद ने कुछ दोस्त आए और सभी बैठकर गपशप कर रहे थे। तभी बिमला जी कमरे से बाहर आई और बोली, बेटा मेरी दवाई ख़त्म हो गई है तो मेरी दवाई ला दो, और अगर टाइम मिले तो बेटा मेरा चश्मा भी ठीक करवा दो, मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा। बिना चश्मे के इतने सुनते ही विनोद आग बबूला हो गया, मगर अपने दोस्तों के सामने उसने कुछ भी नहीं कहा। बस इतना ही कहा कि हाँ माँ, हो जाएगा, तुम अंदर जाओ। बिमला जी के अंदर जाते ही विनोद का एक दोस्त कहने लगा, क्या यह सच में तेरी माँ है? और इस हालत में तब विनोद कहता है, नहीं यार, सब कुछ इनके पास उन्हीं की तो आदत है, लोगों के सामने अपने बेटे को नीचा दिखाने की। इसके बाद सभी दोस्त अपने घर चले गए। तब विनोद ने बिमला जी को बाहर बुलाकर खरी खोटी सुनाई और कहा, आज के बाद जब भी मेरे दोस्त आए, कोई बाहर से मिलने आए तो आप कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके उन्हीं कथित मित्रों में से एक मिस्टर मेहता ने अपनी बेटी आरती के लिए विनोद का हाथ मांग लिया, क्योंकि वे विनोद को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते थे। विनोद तो जैसे मन ही मुराद पूरी हो गई थी, लेकिन इन सब के बीच वह अपनी माँ की सारी कुर्बानियों को भूल चुका था, और मानो विनोद और आरती की आँख की किरकिरी बन गई थी बिमला जी। एक दिन घर में किट्टी पार्टी चल रही थी। आरती अपनी सहेलियों को अपना नया हीरो का हार दिखा रही थी, जो कि उसे विनोद ने उसके जन्मदिन पर उपहार में दिया था। उसकी सभी सहेलियां कभी उसकी तो कभी उसके हार की तारीफ करते नहीं थक रही थी। तभी तो बेचारी वृद्धा माँ पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर आई और उसने आरती से कहा, बहू जरा एक गिलास पानी दे दो, बहुत गला सूख रहा है। अब क्या था, फटे हाल बिमला जी का यूँ सबके सामने उसे बहू कहकर बुलाना आरती को बहुत नागवार गुजरा, और वह मुंह बनाते हुए लगभग उसे घसीटती हुई इसी कमरे में ले गई और बहुत ही तीखे स्वर में बोली, क्या ज़रूरत थी बुढ़िया तुझे बाहर आने की?
कुछ देर अंदर नहीं बैठ सकती थी बाहर आने? तब विमला जी ने कहा, बेटा बहुत प्यास लगी थी तो मैं बस विमला का इतना कहना भर ही था कि आरती लगभग चीखते हुए कहते लगी, प्यास ही लगी थी ना, मर तो नहीं रही थी ना। मेरी नाक कटवा कर रख दी सबके सामने। इतना कहकर बड़बड़ाती हुई तेजी से बाहर निकल गई। आज फिर एक बार विमला जी अपमान का घूंट पीकर रह गई। अब तो मानो यह रोज़ का सिलसिला हो गया था। कभी विनोद तो कभी आरती माँ को अपमानित करने में कोई कसर नहीं रखते थे। आखिर एक माँ होने के साथ साथ एक इंसान भी तो होती है। क्या उसे जीने का हक नहीं है? आखिरकार कब तक सहन करती वो ये सब? और फिर जब उसके सब्र की इंतहा हो गई, तब एक दिन उसने विनोद से कहा, बेटा तू एक काम कर, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ा। इस पर विनोद, आरती और दोनों तुनक पड़े और कहने लगे, लो अब इस उम्र में यह दिन देखना और बाकी रह गया था। सारी दुनिया हम पर थूकेगी। लोग कहेंगे बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया। तुम्हें आखिर तकलीफ़ क्या है यहाँ? खूब मज़े से में तो रह रही हो। फिर आरती कहने लगी, यही चाहती है ना तू कि हम बदनाम हो जाएं। आज वह माँ समझ नहीं पाई कि आखिर उसका कसूर क्या था और वो एक बार फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। यूं ही दिन बीत रहे थे। एक दिन नोटबंदी की घोषणा कर दी और इस योजना के तहत हर व्यक्ति अपने खाते में सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक के ही पुराने नोट जमा कर सकता था। अब काले धंधे से पैसा कमाने वाले सभी लोग के छक्के छूट गए। विनोद भी उन्हीं में से एक था। अब इस मुसीबत के क्षण में उसे सबसे पहले अपनी माँ की याद आई। भागा भागा वह पहुँचा माँ के कमरे में। आज शायद पहली बार, और इसलिए ही वह कोने में रखी एक टेबल से टकराकर गिरते गिरते बचा। लेकिन माँ तो बस माँ होती है और माँ की ममता बोल पड़ी, बेटा चोट तो नहीं लगी ना? क्या बात है बेटा, कैसे आना हुआ? तू कुछ परेशान सा दिखता है। लेकिन वारे स्वार्थी इंसान आज भी माँ की ममता को पहचान न सका और उसको नज़रअंदाज करके कहने लगा, अरे माँ तुम वह सब छोड़ो, मुझे जल्दी से अपनी पासबुक दे दो, मुझे तुम्हारे खाते में पैसे जमा कराने हैं। वह भोली भाली माँ उसकी चालों को समझ ना पाई और कहने लगी, मुझे तो पैसों की भला क्या ज़रूरत है बेटा, तुम कुछ नहीं समझती हो माँ। अब बहस मत करो, मेरा समय बर्बाद करो और जल्दी से अपनी पासबुक दे दो। नोटबंदी की घोषणा हो गई है और मुझे अपने पुराने नोटों को बदलने के लिए 2.5 लाख रुपए तुम्हारे खाते में जमा कराने होंगे। इतना कहकर तेजी से माँ के हाथ से पासबुक निकाल गया। आज उस माँ की ममता ठगी गई थी। आज उस माँ की आंखों में आंसू की अविरल धारा बह रही तो ऐसी वही सैलाब ही उमड़ पड़ा। लेकिन शायद आज उस सैलाब में उसने बहा दी अपनी सारी लाचारी और बेबसी। आज उस सैलाब में शक्ति दिखाई दी थी सब कुछ डुबा देने की। यूँ लग रहा था मानो आज ये सैलाब सबके संग सबको बहा ले जाएगा। आज वो माँ लाचार और बेबस नहीं बल्कि अपने इरादों में मजबूत एक माँ दिखाई पड़ी। वो उठी, उसने अपने आंसू पोंछे और एक बैग में अपना सामान डालकर बाहर दरवाजे की ओर जैसे ही बढ़ी तो आरती ने तेज स्वर में उससे पूछा, कहाँ जा रही हैं आप? पर आज उसकी नज़रों में बिना कुछ कही बहुत कुछ कह दिया। आज उसकी जलती हुई निगाहों का सम्मान करने की ताकत आरती में नहीं थी। चुपचाप घर के अंदर चली गई। विमला जी की अभी बस यही पहचान थी कि वह विनोद की माँ है और वह अब अपने खुद के नाम की पहचान बनाने जा रही थी। पर कहाँ, ये शायद कोई नहीं जानता था। बस बिना किसी से कुछ कहे वो अपने गंतव्य की ओर बढ़ती जा रही थी। इधर विनोद के सामने समस्या थी अपने काले धन को सफ़ेद करने की। उसने अपने कारखानों में काम करने वाले कई लोगों के खाते में 2.5 लाख रुपए जमा कराए, लेकिन गलत तरीक़ों से कमाई गई अपनी अनाप शनाप दौलत को ठिकाने लगाना भी इतना सहज नहीं था। जब जब सभी के खातों में पैसा जमा हो चुके थे तो फिर कोई उपाय न देख उसने मंदिरों में दान करने की सोची। दर दर भटकता वो एक मंदिर में दूसरे मंदिर में चक्कर लगाता, पर कोई फ़ायदा न हुआ क्योंकि सरकार ओर से सभी मंदिरों में दान पेटियों को सील कर दिया था। आज उसी इस दयनीय दशा को देखकर बस यही मन में ख्याल आया, दर दर भटक रहा हूँ बंदे, ये तेरी करनी है। घर तेरा तो मंदिर था, पर यह बात तूने जानी ना। उसके चारों ओर बस निराशा ही निराशा छाई थी। हर ओर उसे बस गहन अंधकार ही नज़र आ रहा था। उसे कुछ सुझाई नहीं पड़ा और एक
बदहवासी की हालत में वो अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढाँप कर हताश सा मंदिर की सीढ़ी पर बैठ गया। तभी ऐसा उसे जहन में ख्याल आया और उस ख्याल के आते ही उसने अपने होठों पर एक मुस्कान तैर गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। फटाक से वह उसका उठकर अपनी गाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। गाड़ी में बैठते ही बोला, ड्राइवर चलो। ड्राइवर बोला, जी साहब, लेकिन कहाँ चलना है? विनोद कहता है, बस तुम चलो, रास्ते में बताता हूँ। ड्राइवर बोला, जी साहब। इतना कहकर ड्राइवर विनोद के बताए हुए रास्ते पर गाड़ी चलने लगा। लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी करने के बाद विनोद ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। गाड़ी से रुकते ही विनोद तेज़ी से गाड़ी से उतरकर बाहर की ओर दौड़ पड़ा। सामने ही बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड लगा था, सहारा वृद्धाश्रम। अब तक हतप्रभाव से खड़े ड्राइवर को भी उस समझ आ गया था कि आखिर माजरा क्या है। विनोद भागकर वृद्धाश्रम में पहुंचा ताकि जल्द से जल्द अपनी 2 नंबर की कमाई को आश्रम में दान करके अपने पापों के बोझ से मुक्त हो सके। लेकिन जैसे ही वो आश्रम के अंदर पहुंचा, वह दृश्य देखा, उसे देखकर वो गश खाकर गिरने वाला ही था कि तभी 2 जाने पहचाने हाथों ने उसे संभाल कर कुर्सी पर बैठा दिया। विनोद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस माँ को बंद हाल अवस्था में सुबह घर पर छोड़कर निकला था, वो माँ यहाँ इस तरह से आत्मविश्वास से भरपूर दूसरों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में रत उन्हें यूँ सिलाई कढ़ाई सिखाती मिलेगी। विनोद बोला, माँ तुम यहाँ? विनोद के मुंह से बस इतना ही निकल पाया था कि आज बिमला बोल पड़ी, हाँ बेटा मैं यहाँ। अब मैं वो लाचार और बेबस माँ नहीं हूँ। भगवान भला करे प्रधानमंत्री जी का, आज जिनकी वजह से मेरे पास 2.5 लाख रुपए हैं, मैं वो सारी रकम मेरे ही जैसे अनेक मजदूरों और अपमानित वृद्धाओं के उत्थान के इस आश्रम में दान कर चुकी हूँ। आखिरकार हर चीज़ सही समय आने का उचित स्थान पर पहुँचा ही जाती है, फिर चाहे वो इंसान हो या पैसा। विनोद बोला, माँ ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम मेरे साथ घर चलो। माँ बिमला जी बोली, नहीं बेटा, अब और नहीं, तू अपनी दुनिया में खुश रह, यही मेरा आशीर्वाद है। मैं तुझे बद्दुआ नहीं दूंगी, क्योंकि एक माँ की ममता भले ठगी गई हो, मगर माँ इतनी निर्दय नहीं कि बेटे को बद्दुआ दे और तुम खुश रहो। विनोद बोला, माँ मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर विनोद माँ के कदमों में गिर पड़ा। पर आज एक कमज़ोर माँ ने अपने पहले एक खुददार स्त्री खड़ी थी, जिसे वह स्वभाव के साथ कोई समझौता कतई गवारा न था, और वो अपने पैरों को विनोद से छुटाकर अंदर की ओर चली गई। लेकिन आज इस गर्भिणी की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि स्वाभिमान की रक्षा की खुशी की चमक थी। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।